सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस्त जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर करा है और अब वो मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब मेंस में जो एक की रोल प्ले करता है आपके मार्क्स में वो है ऑप्शनल्स। आज मैं बात कर रही हूँ कि किस तरीके से आप लोग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शंस को इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैसे रिवाइज करोगे। ओके, सो सी एंथ्रोपोलॉजी एक यूनिक डिसिप्लिन है। ओके, यूनिक डिसिप्लिन क्यों है? क्योंकि इसमें आप बायो और सोशल पार्ट पढ़ते हो। सो बायो में आप क्या पढ़ते हो? तो इन बायो यू स्टडी दैट हाउ we have become, we means humans, have become different from other species. So you must be knowing that we cannot boast that we are primates. Although definitely we comes under the category of this primate, but अब हम primates नहीं है. We have transcend this particular features. Okay, so we have left our characteristics and now we have become humans. So we read primates, as we would have explained very beautifully, that to understand how we have evolved, we are looking at primates because they are the closest ancestors, closest relatives. So इस तरीके का डिस्कशन होता है. We also discuss about the basic structure of cells because ultimately it is modern synthetic theory जहां से हम देख सकते हैं that how humans have diversity, variation. So ये हो गया bio part. Then this is the social part. So once you have become humans, how you have created society. अब okay, ये एक characteristics मैंने explain करा है ताकि आपको पता चले why it is unique in nature. Okay, अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी बनाना. ओके, सो मैं अपने क्लासरूम स्टूडेंट को तो शुरुआत से ही स्ट्रैटेजी बता के चलती हूँ, बट मुझे बहुत सारे मेल्स आए हैं जो मेरा एंथ्रोपोलॉजी क्लब चैनल है उसमें काफी बच्चे सेल्फ स्टडी के साथ स्टडी करते हैं. ओके, सो दे हैव रिक्वेस्टेड मी टू टेल दैट मैम हाउ इन दिस 2-3 मंथ्स हम इस एग्जाम को कवर अप करें. तो देखो, पहले तो आपको समझना होगा दैट एंथ्रोपोलॉजी में एक पार्ट है बायोलॉजिकल. ओके, दूसरा आपके पास आर्कियोलॉजिकल है, देन सोशल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक. बट लिंग्विस्टिक इज, आई वुड से, वी हैव ओनली वन टॉपिक. ओके, so topic 7 culture, communication, language, that's it. Anthropological theories में आपके पास एक ही टॉपिक है, टॉपिक 7. ओके, अब आपको समझना है कि बायोलॉजिकल में और आर्कियोलॉजिकल ये दोनों कहीं ना कहीं स्टैटिक है. ओके, अब यू नीड टू हैव कंप्लीट होल्ड ओवर योर PYQs. तो अगर आप PYQs देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी यूपीएससी ने चेंजेस किए हैं. सो जो पैटर्न है दैट हैज बीन चेंज्ड. ओके, सो 2 साल पहले जो टेक्नोलॉजीज के ऊपर क्वेश्चंस आते थे, जेनेटिक काउंसलिंग, दिस एंड दैट, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन के ऊपर. ओके, जैसे 1.4 टॉपिक में काफी टाइम से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, 1.7 पे कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं. तो आपको समझना होगा कि अच्छा ठीक है, ह्यूमन जेनेटिक्स के ऊपर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पैटर्निटी डिस्प्यूट्स पे से क्वेश्चन आ रहे हैं, एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी व्हिच आई कंसीडर एज न्यूट्रल टॉपिक. ओके, क्योंकि वो जीएस से काफी रिलेटेड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पीवाईक्यूज का पैटर्न समझना है, ठीक है. फिर आप अपना, आई वुड से, स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करो. ओके, अब बायोलॉजिकल पार्ट में आप 1.4, ठीक है, 1.7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6. इस टॉपिक को आप लोगों ने क्या करना है, पहले कवर अप करना है. इसका स्ट्रैटेजी क्या है? मॉडल आंसर्स. ओके,
पहले ही इसके मॉडल आंसर्स प्रिपेयर करो, थोड़ा करंट अफेयर्स का भी टच इसमें आना चाहिए। अगर आप क्रोमोसोमल एब्रिविएशन के बारे में बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ सिंड्रोम्स के बारे में आप बात करेंगे डेफिनेटली। तो कौन सी स्टेट में, कौन सी कंट्री में इस तरीके की डिजीजेस ज्यादा मिली जा रही है, और आपको एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। डू रिमेंबर, बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं दैट दे राइट इन अ biological manner. It is anthropology. It means that you need to write about social, economical, political aspects also while in fact defining any diseases. This is what anthropology, biosocial. For example, अगर आपके पास क्वेश्चन आया था, जैसे लास्ट ईयर एपिडेमोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से क्वेश्चन आया था, राइट, कि मैरिस्मस के उस पर या कोई डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीजेस आ रहे हैं, तो वो आपको कुछ जीएस के मैनर में नहीं लिख रहा है, वो आपको एंथ्रोपोलॉजिकल के मैनर में लिख रहा है, राइट? सो यू नीड टू आल्सो डिफाइन इट that how it is very important that if you want to have survival, or if we want human species not to get extinct, we need to take care of it. So eugenics, euthanics का भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। So how can we action anthropology यूज करते हुए anthropologist or epidemiological anthropologist is doing a lot for saving or doing research studies on these type of diseases. तो वो आपको कुछ रिपोर्ट्स कोट करना पड़ेगा, कुछ केस स्टडीज आपको कोट करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच के साथ अपने मॉडल आंसर प्रिपेयर करने हैं। नाउ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आई वुड से आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में साइट्स के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ओके, जैसे मेसोलिथिक आर्ट पे क्वेश्चन आया, या बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, राकी गरी, जहाँ से आपको फॉसिल एविडेंसेस वगैरह मिले हैं। तो अब आपको देखना होगा कि कितना रेलेवेंट है वहां से जो भी हमको फॉसिल एविडेंसेस या एंथ्रोपोलॉजिकल टूल्स हमें मिले, क्योंकि उससे हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, उससे वी कैन एक्चुअली रिफ्लेक्ट ऑन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। So what had happened billion years ago? What had happened million years ago? That we can understand definitely when we are analyzing these evidences. So archaeological sites, इस पे I would say कि Indian sites को ज्यादा आप emphasize करो। ओके, सो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, कल्चरल एवोल्यूशन पे 3 साल 4 साल पहले बड़े क्वेश्चंस आते थे, राइट? कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन पैलियोलिथिक एवोल्यूशन इन यूरोप एंड इन इंडिया। बट अभी काफी टाइम से ये साइट्स ऐसा कंपैरिजन के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल टूल्स, स्टोन टूल्स, बट आई वुड से सी आई एम नॉट यूपीएससी बॉडी, तो कोई भी टीचर आपको अगर ऐसा कुछ एडवाइस करता है कि ये पढ़ दो, ये नहीं पढ़ो, वो दैट इज रियली रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। यू नीड टू अंडरस्टैंड सिलेबस में मेंशन है, ओके, तो वो आपको कवर अप करना ही करना है। एंड द ओनली गाइडिंग फैक्टर कैन बी पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यूज को पढ़ने के लिए आपको आंसर राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है? डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्या पूछा और आप क्या लिख रहे हैं। ओके, तो हमारे दिमाग में चलता है कि अच्छा हमने तो ये भी लिख लिया, वो भी लिख लिया, ऐसे नहीं है। आप टू द पॉइंट बात ही नहीं कर रहे हैं और इजी लैंग्वेज में बात करनी है। ओके, सो आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे बात करना जब आप करोगे तो उसको अगेन एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आंसर देना है। व्हाई, जस्ट थिंक दैट व्हाई एग्जामिनर हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ओके, और हैव आस्क्ड। तो आपको पूछना, देखना होगा जब आप पीवाईक्यू एनालाइज कर रहे हो तो आपको देखना होगा क्यों पूछा गया था ये क्वेश्चन, क्या उसमें कुछ रेलेवेंस था, उसको कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड था। ओके, और अभी भी आप जब प्रिपरेशन करेंगे तो हैव दिस थॉट प्रोसेस। सी गाइस, मैं हमेशा अपने एस्पिरेंट्स को बोलती हूँ, और अभी जो देखो आप लोग जब मेंस लिखोगे, ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्लियर हो या ना हो, दैट डिपेंड्स ऑन गॉड, ओके, और आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली। लेकिन बहुत सच्चे मन से प्रिपरेशन करनी है, और कोई भी टीचर या कोई कोचिंग आपको आपसे वो जो सेल्फ स्टडी की वजह से रिजल्ट आता है उसका क्रेडिट नहीं ले सकता। तो आप समझो कि ये सिर्फ आपकी मेहनत से ही आएगा। We can only provide guidance. So अभी जो मैं कर रही हूँ, I'm just trying to provide you guidance. Okay? So guidance में आपको समझना होगा कि रोल तो आप ही को प्ले करना है। तो जब आर्कियोलॉजिकल साइट्स आप देख रहे हो तो 3 साल के क्वेश्चन देखो कि आर्कियोलॉजिकल टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। 1.8, then 1.1 ऑफ पेपर 2, 1.2, 1.3, ओके, और 1.6 तो फॉसिल एविडेंसेस के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइट्स मिलेंगे। सो वो समझते हुए आप 150 वर्ड्स का एक आंसर प्रिपेयर कर सकते हो, ऑलरेडी मॉडल आंसर, ठीक है? सो स्टैटिक पोर्शन
आपका कहीं ना कहीं 40 to 50%, 40% तो सिलेबस कवर अप कर ही लेगा बोथ पेपर एंड पेपर 2 में। ओके, तो पहले आप इसको प्रिपेयर करो। व्हाई व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओगे, लिख पाओगे, और एग्जाम में आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली हेल्प होगी कि आप, क्योंकि ये इसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं होगा, ये स्टैटिक क्वेश्चन है तो आप उसको लिख पाओगे जल्दी। ओके, तो आपका वहां से कुछ टाइम बचेगा। नाउ द मेजर पार्ट इज सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जो कि आई थिंक आपका 70% कवर अप करता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, दे आर आस्किंग इन अ सोशियोलॉजिकल मैनर, क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एग्जामिन, कमेंट, लाइक क्रिटिकली एग्जामिन, इलस्ट्रेट, एक्सप्लेन। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन से, व्हाट इज किनशिप, व्हाट इज डिसेंट, व्हाट इज अलायंस थ्योरी, ओके, फैमिली मैरिज किनशिप के ऊपर। अब कहीं ना कहीं एस्पेक्ट आप देखोगे कि सोशियोलॉजिकल वे में क्वेश्चन आ रहा है, तो अब सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जैसे एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज टॉपिक 6, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं, बट क्या आप वो स्टैंडर्ड वे में लिख के आ जाओगे? राइट, इतनी सारी कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट में, इतने सारे टीचर्स अवेलेबल है आप यूपीएससी के लिए। आज के टाइम में ये समझना जरूरी है, डिसीजन शुरुआत से ही आपके लिए टफ हो जाएंगे। इतनी सारी वीडियोस आपके सामने आ रही होगी इस वक्त, इसको भी देखना है, इसको भी देखना है, नहीं, एक टीचर रख लीजिए आप चाहे, और उसको देखिए, उसको समझिए, बिकॉज टू मच ऑफ यू विल फेस टू मच ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन दिस प्रोसेस। सो व्हाट आई वांटेड टू से, दैट सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में समझना है कि क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज आप देखें, इंटररिलेटेडनेस देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 में कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं। ओके, तो उन दोनों को मिला के पढ़ना है, क्योंकि पेपर 2, you can say that paper 1 is largely discussing about human evolution, paper 2 is talking about Indian man evolution, इंडियन मैन का एवोल्यूशन पूछ रहे हैं, रमापितिकस, शिवापितिकस, नर्मदा का साइट्स एंड ऑल दैट, एथनो आर्कियोलॉजी का क्या रेलेवेंस है। देन जो टॉपिक 2 है, इट स्टार्ट विद इंडियन डेमोग्राफी, तो ये जीएस का टॉपिक है। फिर उसके बाद एक आपका स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जो कि बिल्कुल सिमिलर है सोशियोलॉजी से। फिर आपके पास स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर पूरा का पूरा एंथ्रोपोलॉजी सिलेबस डिवाइडेड है। तो कोर तो वही है, मार्जिनलाइज सेक्शन, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, ओके, ओबीसी, एसटी, वो सोशल प्रॉब्लम्स हैं। सो पेपर 2 को आप प्लीज ऐसे ना पढ़ें। सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, आई डोंट थिंक सो कि आप रैंडमली किसी भी टीचर के पास जाओगे या किसी का भी नोट दोगे हो जाएगा, नहीं। अब ये जो है वो बिल्कुल अप्रोच सोशियोलॉजी वाला है। You need to understand, grasp the concepts in easier manner and write. Okay, so ये कुछ tips हैं जिसकी वजह से आप and you join some test series, और test series join भी नहीं करना है अगर आपने, तो आप क्या करो, सीधा सीधा PYQs उठाओ 2024, 23, 22, और उसको लिखना स्टार्ट कर दो। एंड देन रियलाइज कि अच्छा ये इंट्रोडक्शन मैंने बहुत क्रिस्पी नहीं लिखा, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कोई कनेक्शन नहीं है। 7 C's ऑफ आंसर राइटिंग, जो आई थिंक के आप सबको पता होना चाहिए, ये 40 है, क्योंकि आपका एग्जामिनर जो है आपको जज कर रहा है आपने आंसर क्या लिखा है। सो शुरुआत से आंसर राइटिंग पे फोकस करना चाहिए। एनीवे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करो और इंटरलिंकेजेस करो। एंथ्रोपोलॉजी आप ऐसे से रिलेट करोगे, जीएस 1 से भी करोगे, एथिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस फिलोसॉफिकल वे में सॉर्ट आउट हो जाते हैं 2 और 3, तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंटरकनेक्टेड वे में इस प्रिपरेशन को करना है। पहले एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस कवर अप करो, बट जो आप जीएस के लिए पढ़ते हो उसको भी कोरिलेट करो, इससे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा। आई होप आपको जितने भी मैंने एडवाइजेस दिए वो आपको हेल्पफुल रहेंगे। बाकी इन दी एंड आई वुड से इट इज योर प्रिपरेशन, इट इज योर बैटल, और सेल्फ स्टडी से ही रिजल्ट आएगा, तो बहुत लिखना है, बहुत लिखना है। ओके, थैंक यू।